हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप पी यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने एक सीरीज तैयार किया है, जिसमें कि 500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा बायोलॉजी के लिए। चैप्टर वाइज मिलेगा। यदि आप इस सीरीज को पूरा अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो कंफर्म है कि आपके एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन सही जरूर होंगे, बशर्ते आपको रिवीजन भी करते रहना है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच कर लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो के इस सीरीज के 9वें वीडियो में हैं और इस 9वें वीडियो में एक चैप्टर लिए हैं जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस टॉपिक से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है और छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिल जाएगा। और हाँ, रेगुलर क्लासेज आप लोग चाहते हैं तो रेगुलर क्लासेज के लिए आप लोग को थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। कम से कम लाइक टारगेट को कंप्लीट करते चलिए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, बच्चे को अच्छा लग रहा है मेरा काम। क्योंकि करने में बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को पूरा चुनने में, क्योंकि कुछ भी मैं नहीं करवाता हूँ, जो आपके लिए रेलिवेंट है वही करवाता हूँ। इसके लिए बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग लाइक कंप्लीट करते चलिए तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते जाएगा। और आप लोग को ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, बायोलॉजी में और भी क्वेश्चन चाहते हैं चैप्टर वाइज नोट्स, हम लोग एक ऐप लॉन्च किए हैं। उदित फार्मेसी क्लासेस प्ले स्टोर पे ऐप है, उदित फार्मेसी क्लासेस। उस ऐप पर जाइए और बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के नाम से कोर्स है, इस कोर्स में आप इनरोल होइए। कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। इस अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। मात्र 300 प्राइस है। और इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? चैप्टर वाइज हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी हम लोग प्रोवाइड किए हैं, मॉडल पेपर प्रोवाइड किए हैं और काउंसलिंग तक हम लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं तो ले लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। कम समय में सबसे अच्छा तैयारी करने का यही साधन है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉपर टी किसके बचाव में कार्य करता है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कॉपर टी होता क्या है। देखिए, टी आकार का, इस टाइप का टी आकार का कुछ होता है, एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडी कहा जाता है, जिसको कि गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, इसको कॉपर टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टी का आकार का होता है और बना किससे होता है? तो कॉपर से बना होता है। ठीक है, तो इसको कहाँ लगाया जाता है? तो यूट्रस के अंदर देखिए, कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है, आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो बोल रहा है कि ये क्यों लगाया जाता है, ये क्या किस काम को बचाने में मदद करता है। ठीक है, आपको फिगर मिटा के दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, आप लोग धैर्य बना के देखते रहिए। कॉपर टी किसके बचाव में कार्य करता है? ये जो कॉपर टी लगाया हुआ है, ये किस काम के बचाव में मदद करता है? तो भैया, ये निषेचन नहीं होने देता है। क्या नहीं होने देता है? निषेचन नहीं होने देता है। लेकिन आपको क्या समझना है? ठीक है, आपको और भी ऑप्शंस को क्लियर करना है, वो आप ध्यान से समझिए। अब आपका है कि अंडोत्सर्जन क्या होता है, पहले आपको ये समझना होगा। अंडोत्सर्जन क्या होता है? तो अंडोत्सर्जन का मतलब होता है कि अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना अंडोत्सर्जन कहलाता है। तो उससे कॉपर टी का कोई लेना देना नहीं है। फिर अंडे का परिपक्वता, अंडाणु जो बड़ा होता है, परिपक्व होता है, तो उससे भी कॉपर टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, निषेचन से लेना देना होता है। कैसे? निषेचन मतलब क्या होता है कि नीचे से शुक्राणु जाएगा और उधर से अंडाणु आएगा, तो शुक्राणु और अंडाणु को नहीं मिलने देगा। देखिए, आपको फिगर क्लियर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से नीचे से शुक्राणु गया, नीचे से शुक्राणु गया और इधर से अंडाणु आएगा। देखिए, रास्ता बंद हो गया है, इसके कारण, कॉपर टी के कारण, जिस कारण से ये निषेचन नहीं होने देता है। तो इस क्वेश्चन का आपको क्या समझना है, क्या क्या आ सकता है इस क्वेश्चन से? सबसे पहला क्या आ सकता है? क्वेश्चन है, कॉपर टी किसके बचाव में कार्य करता है? तो निषेचन के बचाव में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि निषेचन क्या होता है? तो निषेचन मतलब शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है, दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि अंडोत्सर्जन क्या होता है? तो अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना ही अंडोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर टी किसका बना होता है, किस तत्व का? तो कॉपर का बना होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसी तरीके से आप एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, आपका एक एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से क्लियर होते जाएगा। एड्स, जो कि भयंकर बीमारी है, आपको भी पता होगा। एड्स का संचरण सबसे अधिक किसके द्वारा होता है? देखिए, एड्स का संचरण बहुत सारे कारण से होता है।
बहुत सारा कारण है, जैसा कि लैंगिक संयोग द्वारा, जी हाँ इसके द्वारा भी होता है। रक्त स्थानांतरण द्वारा, ब्लड एक दूसरे को देने के कारण भी होता है। अपरा स्थानांतरण, कोई बॉडी पार्ट एक दूसरे को डोनेट करने के कारण भी होता है। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन है सबसे अधिक किसके द्वारा होता है, सबसे मेजर रीजन, सबसे बड़ा कारण क्या है एड्स के संचरण का, यानी एड्स के फैलने का, तो लैंगिक संयोग। सबसे बड़ा कारण क्या है, लैंगिक संयोग। आपको देखिए इस क्वेश्चन में हर कोई कंफ्यूज होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि एड्स का संचरण किससे सबसे अधिक, किसके द्वारा सबसे अधिक होता है। होता तो सबके द्वारा है, तीनों ऑप्शन के द्वारा, लेकिन सबसे अधिक बोल रहा है तो लैंगिक संयोग द्वारा होता है। किसके कारण, लैंगिक संयोग। मल्टीपल पार्टनर, एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ यदि आप सेक्स करते हैं, यानी उनसे संबंध बनाते हैं, अगर उनको होगा तो आपको भी होने का चांस कंफर्म है कि हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एड्स का संचरण किस किस कारण से होता है, तो तीनों कारण सही है, लैंगिक संयोग भी है, रक्त स्थानांतरण भी है, अपरा स्थानांतरण भी है। लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे अधिक किसके द्वारा होता है, तो लैंगिक संयोग के द्वारा होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, मतलब विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस किस तिथि में मनाया जाता है। पिछली स्लाइड में ही हम लोग दिखाएं कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि में मनाया जाता है, 1 दिसंबर। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। आपको ध्यान रखना है कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और एक दिवस पूछता है इस चैप्टर से, कैंसर दिवस। क्या पूछा जाता है, कैंसर दिवस। कैंसर दिवस के बारे में भी आपको याद रखना है। देखिए ज़्यादा डेट याद नहीं रखना है, सारा बीमारी का डेट नहीं, बस एड्स और कैंसर, क्योंकि यही तो है कि सबको को ये नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है। ये पता होने से ज़्यादा बेहतर आपको ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप डे तो बहुत सारा बीमारी है सबका, सिफिलिस डे, गोनोरिया डे पढ़ते रहिए, लेकिन नहीं, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आएगा तो या तो एड्स डे आएगा या तो कैंसर डे आएगा। ठीक है, इसलिए एक टीचर का जरूरत होता है कि वो आपको गाइड कर सके कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होता है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी कीजिए, कम समय है, बेहतर तैयारी के लिए आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। ये नहीं कि पूरा किताब लेके बैठ गए, रटने लगे एनसीईआरटी को, लेकिन आप लोग रीड करते रहिए थोड़ा बहुत, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनोरिया क्या है। गोनोरिया, गोनोरिया तो एक बीमारी है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है, लेकिन किसके कारण होता है, तो भैया बैक्टीरिया के कारण होता है। जी हाँ, बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल रोग है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये यौन रोग भी है। यौन रोग का मतलब होता है कि किसी के आसपास में यौन संबंध के कारण भी संक्रमित हो जाता है, कि किसी को यदि गोनोरिया है और उसके साथ यदि आप सेक्स करते हैं यानी यौन संबंध बनाते हैं तो आपको भी ये हो जाएगा। तो एक तरीके से ये यौन रोग भी है, और इसी को एसटीडी भी कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये देखिए क्या ध्यान से, एसटीडी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी जो यौन संबंध बनाने से फैलता हो। ठीक है, तो गोनोरिया तीनों चीज है, क्या क्या है, बैक्टीरियल रोग भी है और यौन रोग भी है, और इसी कारण से तो इसको एसटीडी भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप क्या सीखें कि गोनोरिया आखिर होता किसके कारण है, तो बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। लेकिन ये फैलता किसके कारण है, यौन रोग के कारण, यौनी मतलब एसटीडी के कारण, यौन संबंध बनाने के कारण। तो गोनोरिया भैया बैक्टीरियल रोग भी है, यौन रोग भी है और एसटीडी भी है। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा यौन संक्रमित रोग है। टाइफाइड, ना जी, ये यौन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये गंदा पानी पीने से होता है।
टेटनस ना जी, इसका भी कोई लेना देना नहीं है यौन संबंध से। ये आपको कोई पुराना कील या फिर कांटी आपके पैर में या फिर किसी शरीर में कोई चीज़ कट जाता है किसी लोहा के कारण तो वो होता है, ये भी नहीं। लेप्रोसी जी नहीं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस बी एक यौन संक्रमित रोग है। क्या है? यौन संक्रमित रोग, यानी एसटीडी। एसटीडी का मतलब हुआ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी आपको यदि हेपेटाइटिस बी है और आपके साथ कोई यौन संबंध बनाता है तो उसको भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, देखिए कि यौन संक्रमित रोग कौन सा है, तो हेपेटाइटिस बी है। और हेपेटाइटिस बी में कौन सा अंग प्रभावित होता है। इस साल देखिए इस टाइप से क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए कि एकदम सेम नहीं होकर के ये पूछ दे कि हेपेटाइटिस बी में कौन सा अंग प्रभावित होता है। इस कारण से मैंने एक डायग्राम यूज किया है, तो वो है लीवर। क्या? लीवर। आपका लीवर ही इफेक्ट होता है। ठीक है, यकृत, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। यकृत का कोशिका को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। यकृत के कोशिका को क्या कहा जाता है, तो हिपैटिक लोब्यूल कहा जाता है, हिपैटिक सेल कहा जाता है। इस कारण से यकृत के लिए कोई भी वर्ड यूज होता है तो वो हिपैटिक वर्ड से रिलेटेड होता है। आपको ध्यान रखना है यौन संक्रमित रोग कौन सा है, तो हेपेटाइटिस बी है। और हेपेटाइटिस बी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर यानी यकृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सिफिलिस बीमारी होता क्या है, उसका मैंने कुछ सिम्टम लिया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका 3 स्टेज होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में आपके जेनिटल ऑर्गेन, जेनिटल ऑर्गेन यानी आपका पेनिस या फिर किसी लड़की का वेजाइना, मतलब जहाँ पे रिप्रोडक्टिव एरिया है, आपका जनन क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपका कुछ इन्फेक्शन इस टाइप का गोल गोल होने लगेगा, फुंसी टाइप का होने लगेगा। ठीक है, फिर सेकेंडरी आप यदि उसका उपचार नहीं कीजिएगा तो वो सेकेंडरी धीरे धीरे वो हाथ पैर यहाँ शरीर में फैलने लगेगा और धीरे धीरे वो हार्ट को भी प्रॉब्लम करने लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिफिलिस बीमारी क्या होता है। ठीक है, सिफिलिस के लिए उपयुक्त जांच कौन सा है, तो इसका जांच का आंसर हो जाएगा VDRL। सिफिलिस को पहचानने के लिए कौन सा जांच किया जाता है, तो VDRL जांच किया जाता है। ठीक है, VDRL जांच किया जाता है किसके लिए, सिफिलिस के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स के लिए उपयुक्त जांच है। एड्स बीमारी है किसी को या फिर HIV के कारण होता है ये, तो ये इसका जांच के लिए कौन सा नियम अपनाया जाता है, कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो इसका होता है एलिजा टेस्ट। कौन सा होता है, एलिजा टेस्ट। आपको ध्यान रखना है कि एड्स के लिए उपयुक्त जांच कौन सा है, एलिजा टेस्ट। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हिंदी में इसका कुछ अलग होता है, इसी चीज़ को आप हिंदी में लिख देंगे तो वो हिंदी हो जाएगा। इसलिए आपको अभी से ही थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यदि आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो एड्स के लिए उपयुक्त जांच कौन सा है, एलिजा है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को। ठीक है, और इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो एलिजा टेस्ट कराया जाता है। फिर सिफिलिस के लिए कौन सा बीमारी का कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो VDRL, पिछले स्लाइड में ही पढ़े हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिंग जांच के लिए कौन सी विधि का सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोगों के समाज में आप देख रहे होंगे कि आजकल के ज़माने में या पहले भी ऐसा ही होता है, मतलब आजकल ये बढ़ गया है कि क्या किया जाता है कि अब बच्चा को जन्म होने से पहले ही उसका लिंग जांच कर लिया जाता है, यानी कि वो लड़का है या लड़की है। जन्म होने से पहले ही यदि लड़की होती है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, यानी ख़त्म कर दिया जाता है, यानी बच्चा गिरा दिया जाता है, मार दिया जाता है। लेकिन लड़का रहता है तो रख लिया जाता है। तो ये गैर कानूनी है। कोई भी डॉक्टर भ्रूण जांच नहीं कर सकता है, यानी सोनोग्राफी उसको कहा जाता है, जिससे कि लिंग का पता चले।
कोई नहीं कर सकता, ये इल्लीगल है, ठीक है। लेकिन कोई फिर भी करना चाहता है, कर लेता है, तो किसके मदद से करता है, किस विधि के मदद से? लिंग जांच का जो विधि है वो कौन सा होता है? तो याद रखिए एमनियोसेंटेसिस। कौन सा विधि होता है? एमनियोसेंटेसिस। ये 2 नंबर पे लिखा हुआ है। लिंग जांच के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? तो वो है एमनियोसेंटेसिस। इस एमनियोसेंटेसिस विधि में क्या किया जाता है कि एक एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब जो माँ के प्लासेंटा में जो क्या होता है, फ्लूइड होता है, द्रव्य होता है, उसको निकाल के उससे क्रोमोसोम का पता लगाया जाता है कि वो क्या है। अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगी, अगर एक्स वाई होगा तो मेल होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। इस स्लाइड से आपके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस स्लाइड से आपके लिए क्वेश्चन ये बनेगा कि लिंग जांच के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक दुरुपयोगी किया जाता है? तो वो है एमनियोसेंटेसिस विधि। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछा जा सकता है कि एमनियोसेंटेसिस विधि में क्या किया जाता है? तो एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है और उससे गुणसूत्र का पता लगाया जाता है, ठीक है। आपको इतना पता रखना, इतना ही जानना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको शॉर्टकट में हम लोग MTP, क्या कहा जाता है? MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी बच्चा गिराना, यानी एबॉर्शन कराना। आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चा खत्म कर दिया या फिर गिरा दिया या फिर एबॉर्शन करा दिया, तो उसी को मेडिकल के भाषा में यानी विज्ञान के भाषा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। तो बोल रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितने दिनों तक सबसे सुरक्षित तकनीक है, मतलब कब तक करना सुरक्षित होता है। देखिए MTP करने का कारण क्या क्या हो सकता है। एक तो ये है कि भ्रूण जांच करा लिए, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, लड़का है या लड़की, अगर लड़की रही तो मार दिए, तो ये भी हो सकता है रीजन। फिर और रीजन क्या हो सकता है MTP कराने का, कि आपका बच्चा कुछ डिसेबल्ड हो, यानी उसको कोई रोग हो या कोई बीमारी हो, वो पहले पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में ही, तो इसलिए MTP किया जाता है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है। तो MTP आखिर कब तक सुरक्षित होता है? तो गर्भ अवस्था के 12 सप्ताह तक। याद रखिएगा 12 सप्ताह के बाद ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और यही क्वेश्चन आपको घुमा के इस तरीके से पूछा जाता है कि कितने महीने तक सुरक्षित है? तो 3 महीने तक, क्योंकि एक महीना में कितना सप्ताह होता है? 4 सप्ताह, तो 3 महीना में 12 सप्ताह, ठीक है। तो आप क्या क्या सीखे इस स्लाइड से? इस स्लाइड को मैं इरेज कर लूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ इस स्लाइड से आप क्या क्या सीखें। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितने दिनों तक सबसे सुरक्षित तकनीक है? तो गर्भ अवस्था के 12वें सप्ताह तक, यानी तीसरे महीने तक। और हाँ देखिए, आज से सीरीज तो रेगुलर हो जाएगा, पर डे वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, बशर्ते आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक टारगेट कंप्लीट कीजिए। और हाँ, ये तो आपने मेरे लिए किया, लेकिन खुद के लिए आपको क्या करना है? आपको बता दें कि सिर्फ एक बार वीडियो देखने से आपके क्वेश्चन सारे सही नहीं होंगे, क्योंकि ये बायोलॉजी है और बायोलॉजी में एक बार में कुछ याद नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक बार किसी वीडियो को, जैसे आज का ये वीडियो आप देखेंगे तो सीरियस होकर के देख लीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और देख लीजिए। जो आपको लगे कि नोट करना चाहिए वो नोट कर लीजिए कॉपी में। लेकिन आपको खाते पीते, कभी खाने का टाइम मिला, कभी खाना खा रहे हैं या घूम रहे हैं कहीं या टहल रहे हैं, तो उस बीच में आपको कोई वीडियो जो देखा हुआ है, जैसे कि पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो में आप चला करके बस उसको सुनिए, उतना ज़्यादा गौर से नहीं देखने का है, बस सुनिए, जिससे कि आपका रिवीजन होगा। और रिवीजन होगा तभी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। आपको हर एक वीडियो को टारगेट रखना है कि कम से कम 3 बार जरूर देख लेना है। ऐसा नहीं है कि लगातार 3 बार, एक बार आज देखें, फिर 5 दिन बाद देखें, फिर 2-3 दिन बाद देखें, इससे आपके परमानेंट माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। आपको इसी तरीके से तैयारी करना है अगर चाहते हैं सिलेक्शन तो, ठीक है। बस 2-3 महीने मेहनत कर लीजिए, आपका 2 से 3 लाख रुपए बच जाएगा। प्राइवेट से तो भैया फार्मेसी करने में आपको भी पता है कितना पैसा लगता है, तो गवर्नमेंट सीट चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। 250, कोई बच्चा पूछ रहा था कि कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, हाईली कट ऑफ जाएगा तो 250 के बाद तक में आपको मिल जाएगा, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शरीर के किस हिस्से में शुक्राणुनाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है? शरीर के कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे गर्भाशय, ठीक है, यानी कि बॉडी किसका? फीमेल का। किस हिस्से में शुक्राणुनाशक के द्वारा मार दिया जाता है शुक्राणु को? किसके द्वारा?
तो आप याद रखिए कि किसके द्वारा ऑप्शन पड़ता है, योनि, जी हाँ योनि में मार दिया जाता है। ग्रीवा सर्विक्स को कहा जाता है, ये दोनों, ये योनि हो गया, ये ग्रीवा हो गया, ये योनि ये ग्रीवा। तो यहाँ पे तो जरूर मारा जाता है। फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता है। फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच, फेलोपियन ट्यूब को तो यहाँ हो गया, यहाँ पहुँचेगा तब तो फर्टिलाइजेशन ही हो जाएगा, निषेचन ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँचने जाता है। तो शुक्राणुनाशक दवा आता है, वो दवा क्या करता है, सर्विक्स यानी वेजाइना मतलब क्या है, ग्रीवा और योनि तक में ही उसको क्या कर देता है, मार देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, 1 एवं 2, 1 एवं 2 यानी योनि एवं ग्रीवा में ही शुक्राणुनाशक क्या करता है, शुक्राणु को मार देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है। अवरोधक तकनीक यानी कोई चीज रोक दे, मतलब आपके शुक्राणु को अंदर जाने से ही रोक दे, वो तकनीक कौन कौन सा है। तो कॉन्डम भी वही काम करता है, आपके स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने ही नहीं देता है। वेजाइनल पाउच भी यही काम करता है और डायफ्राम भी यही काम करता है। तो ये तीनों तकनीक ऐसा है जो कि अवरोधक तकनीक है। क्या है, अवरोधक तकनीक है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी। तो अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर के नियंत्रण के लिए कौन सा है, तो कॉन्डम भी है, वेजाइनल पाउच भी है और डायाफ्राम भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि का उपयोग में लाई जाती है। जन्म दर नियंत्रण, जन्म दर नियंत्रण के लिए रासायनिक विधि वो क्या था, पिछला क्वेश्चन क्या था कि अवरोधक तकनीक, अवरोधक विधि, तो वो था तीनों, कॉन्डम, वेजाइनल पाउच, डायफ्राम। लेकिन यहाँ क्या है, रासायनिक विधि, रासायनिक विधि कौन सी है, तो वो है जेली क्रीम। कौन सा है, जेली क्रीम, क्योंकि कंडोम तो आपने पढ़ लिया कि अवरोधक है, लूप भी अवरोधक है, डायफ्राम भी अवरोधक है। लेकिन जेली क्रीम क्या होता है, शुक्राणुनाशक होता है, जो कि योनि और ग्रीवा में जाते जाते शुक्राणु को नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोध है। देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि कुछ से कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, नहीं, आपके एनसीईआरटी में निरोध के बारे में काफ़ी चर्चा किया हुआ है। और आपको बता दें कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि निरोध क्या है एक प्रकार का, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नर कॉन्डोम का मशहूर ब्रांड है, इंडिया में जो सबसे पहला कॉन्डोम का ब्रांड निकाला गया था वो कौन सा कंपनी था, निरोध। तो वो निरोध क्या है, नर कॉन्डोम का मशहूर ब्रांड है। देखिए ये पैकेट आपको दिख रहा होगा कि निरोध क्या है, तो लुब्रिकेटेड कॉन्डोम लिखा हुआ है। तो निरोध क्या होता है, एक नर कॉन्डोम का मशहूर ब्रांड है और कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मॉर्निंग आफ्टर पिल, मॉर्निंग आफ्टर पिल से गर्भधारण को रोका जा सकता है, इसे कितने घंटे में लिया जाता है। एक तरीके से आप इसको इमरजेंसी पिल भी कह सकते हैं। मतलब यदि मान लीजिए कि कोई लड़का है और कोई लड़की है, वो दोनों आपस में संबंध बनाएं और उनको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उनको गर्भधारण नहीं करना है और वो दोनों ऐसे ही यौन संबंध बनाएं। ठीक है, और उनको गर्भधारण नहीं चाहिए और वो किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का भी यूज नहीं किए, ना ही कॉन्डम का यूज किए, ना ही कुछ का यूज किए, तो वो क्या करेंगे, तो वो एक पिल, लड़की क्या करती है, एक पिल खाएगी, यानी मॉर्निंग आफ्टर पिल जिसको कहा जाता है, या फिर अनवांटेड नाम से मार्केट में आता है, या फिर आप बोल सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक है, ये कितने घंटे के अंदर लिया जाता है, तो 72 घंटे के अंदर यदि आप इस टैबलेट को लेते हैं तो, हाँ तो क्वेश्चन क्या था, मॉर्निंग आफ्टर पिल यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कब लिया जाता है, तो 72 घंटे के अंदर लिया जाता है। देखिए आपको इस स्लाइड से ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है कि सीधा सीधी क्वेश्चन आपका ये पूछेगा कि मॉर्निंग आफ्टर पिल यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल गर्भधारण को रोकने के लिए लिया जाता है और कितने घंटे के अंदर लिया जाता है, तो 72 घंटे के अंदर लिया जाता है। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर से मैं यही कहूँगा कि उदित फार्मेसी क्लासेस आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे अगर इसी तरीके से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और वहाँ पे एक कोर्स है बेसिक सॉल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम, उस कोर्स में इनरोल होइए, मात्र 300 रुपये प्राइस है। आप अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने से आपका हेल्प किया जाएगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।